नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 16वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। रात का वक्त हो रहा था। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। नंदिनी अपने कमरे में डिनर करके बैठी हुई थी और आज राजवीर को आने में थोड़ा लेट हो चुका था। नंदिनी ने डिनर से पहले 4 घंटे कड़ी ट्रेनिंग की थी और अब उसे थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी। पर जब तक राजवीर आ नहीं जाता तब तक वह सोना नहीं चाहती थी। देखते ही देखते घड़ी में 11 बजते हैं और 11 से कब 2 बज जाते हैं नंदिनी को पता ही नहीं चलता। वह अपने स्टडी टेबल पर ही सर रखकर सो जाती है। रात के तकरीबन 2:30 बजे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक बिजनेस सूट में राजवीर अंदर प्रवेश करता है। इस वक्त उसके कपड़े भी यह अस्त व्यस्त थे। वह भी ऑफिस से जल्दी आकर एक शावर लेना चाहता था, पर सामने देखा कि नंदिनी अपने स्टडी टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। राजवीर पहले उसकी तरफ एक नज़र देखता है, फिर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाता है। पर वह इस वक्त नंदिनी को उठाकर बेड पर नहीं रख सकता था, क्योंकि वह बाहर से पसीने में लथपथ होकर आया था। इसलिए वह पहले बाथरूम में जाकर शावर लेता है और नॉर्मल आउटफिट पहनकर बाहर आता है। इस वक्त उसने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जॉगर्स पहने हुए थे, जिसमें वह बेहद हैंडसम लग रहा था। दरवाजे की आवाज़ से नंदिनी की नींद टूट जाती है और वह हड़बड़ा जाती है और एकदम से उठ जाती है और उसकी नज़र अचानक से राजवीर पर जाती है, जो कि बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था। नंदिनी उसे देखते हुए उबासी लेती है और कहती है, आ आ आप आ गए। फिर वह एक हाथ अपने मुंह पर रखती है और दूसरी तरफ अपने मोबाइल की तरफ देखती है तो उसमें रात के लगभग 3 बजने को आ रहे थे। वह एकदम से चिल्लाकर कहती है, 3 बज गए। राजवीर चलकर नंदिनी के पास आता है और उससे कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, 3 ही तो बज रहे हैं, चलो बेड पर सो जाओ। नंदिनी ने कहा, आप सोने का कह रहे हो? आपने कुछ खाया या कुछ बना दूं मैं? राजवीर नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। मैं डिनर करके आया हूँ, इतना कहकर राजवीर नंदिनी की तरफ झुकता है। एक हाथ कुर्सी के नीचे रखता है और दूसरा उसके सिर के पीछे और एकदम से नंदिनी को उठा लेता है। नंदिनी इससे हड़बड़ा जाती है पर खुद को संभाल लेती है और राजवीर की तरफ देखकर अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल देती है। राजवीर उसे प्यार से देखता है और उठाकर बेड के पास ले जाता है, पर वह नंदिनी को बेड पर सुलाता नहीं, उल्टा अपनी गोद में बिठा लेता है। नंदिनी भी उसकी गोद में बैठ जाती है और गले में बाहें डालकर ही बैठी रहती है। राजवीर एक हाथ से उसके बालों को साइड करते हुए पूछता है, कैसा रहा आज का कॉलेज का दिन? नंदिनी उसकी आंखों में देखकर मासूमियत से जवाब देती है, बहुत अच्छा था और आज हमें पुरानी फ्रेंड भी मिली। और क्या करामत की आज अपनी कॉलेज में? राजवीर ने अचानक से पूछा। नंदिनी थोड़ी डर जाती है, फिर सोचते हुए बोलती है, आपको किसने बताया? राजवीर उसकी बात सुनकर उसकी नाक खींचता है और मुस्कुरा देता है। आ, आप मेरी नाक नाक क्यों खींच रहे हो? आप मेरी नाक को मत खींचा करो। नंदिनी ने मासूम सा चेहरा बनाकर शिकायत भरे अंदाज में कहा। नंदिनी के चेहरे को देखकर राजवीर को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। फिर नंदिनी सोचते हुए कहती है, आपको वेरोनिका ने बताया ना? राजवीर ने कहा, हाँ। नंदिनी, मैंने कहा था वेरोनिका को आपको ये बात ना बताए, पर फिर भी उसने आपको बता दिया। राजवीर नंदिनी के बालों से खेलते हुए प्यार से बोलता है, यह उसका काम है और मैं उसे इसी बात के पैसे देता हूँ। तुम बोलो या ना बोलो, वह बस मेरे ऑर्डर फॉलो करेगी। नंदिनी मुंह फुलाकर कहती है, मतलब आप उसे पैसे दे रहे हो? वह आपके ऑर्डर माने, मेरे नहीं। फिर आपकी पत्नी होने का फायदा ही क्या? राजवीर नंदिनी की तरफ देखता है और बोला, मेरे मन में सुबह से एक बात सताए जा रही है, तुमसे पूछूं क्या? नंदिनी उत्साहित से बोली, हाँ पूछिए ना, सवाल का जवाब दूंगी। राजवीर उसके बालों से खेलते हुए पूछता है, तुमने तलवारबाजी, शूटिंग और ताइक्वांडो कहाँ से सीखा?
नंदिनी गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैं आपको बताना चाहती थी पर बात बता नहीं पाई। मैंने ताइक्वांडो बचपन में सीखा था और शूटिंग और तलवारबाजी हमें स्कूल में सिखाई गई थी। यह सब आलिया को भी आता है और मेरी एक फ्रेंड है टीना, उसे भी। हम तीनों मिडिल स्कूल से साथ में पढ़ रहे हैं और साथ में ही नेशनल भी खेल चुके हैं। राजवीर यह सब जानकर हैरान हो जाता है पर अपनी हैरानी को छुपाते हुए कहता है, अच्छा इसलिए सुबह तुम्हारी इतनी अच्छी स्किल थी। नंदिनी मासूमियत से जवाब देती है, हाँ। राजवीर पर राजवीर बोला, पर तुम्हारी स्किल इतनी इम्प्रूव नहीं है, उसमें बहुत खराबी है, इसलिए तुम अपने ट्रेनर से हार गई। नंदिनी चुप रहती है क्योंकि उसे भी पता था कि वो ट्रेनर कितनी एक्सपर्ट थी। फिर राजवीर पूछता है, आज की ट्रेनिंग की तुमने? नंदिनी झट से जवाब देती है, हाँ मैंने पूरे 4 घंटे ट्रेनिंग की और मैं पसीने से लथपथ हो गई थी। उसका मासूम भरा जवाब सुनकर राजवीर मुस्कुरा देता है। इस वक्त नंदिनी बिल्कुल किसी 3-4 साल बच्चे की जैसी लग रही थी, निष्पाप निष्कलंक। नंदिनी की मुस्कान में खो जाता है राजवीर, पर तभी उसकी आवाज़ से वह अपनी दुनिया से बाहर आता है। नंदिनी उसे देखकर पूछती है, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप इतनी देर से क्यों आए आज? नंदिनी का यह गुस्सा देखकर राजवीर हल्का मुस्कुराता है, फिर गंभीर होकर कहता है, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। मैं दोपहर में दिल्ली चला गया था। 2-3 मीटिंग्स थी और क्लाइंट से मिलना था। मुंबई से दिल्ली एयरप्लेन से लगभग 2-2.5 घंटे लगते हैं। फिर वहाँ मेरी ब्रांच पहुँचने में आधा घंटा, इसलिए लेट हो गया। नंदिनी चिंता से कहती है, आप इतना काम क्यों करते हो? थोड़ा बहुत अपने लोगों को भी करने दीजिए। राजवीर कुछ नहीं कहता, बस नंदिनी को गले लगा लेता है। राजवीर का यूं गले लगाना नंदिनी की धड़कनों को तेज कर देता है। वह गले लगाए ही कहता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। नंदिनी ने कहा, कहिए ना। राजवीर बोला, मुझे कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए यूरोप जाना होगा, लगभग 7 दिन के लिए। नंदिनी चौंकते हुए बोली, 7 दिन के लिए? आप इतने दिन के लिए क्यों? राजवीर ने बोला, वहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट ऑन होने वाला है जो चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में आएगा। नंदिनी उदासी से बोली, पर यूरोप तो बहुत बड़ा है ना, आप यूरोप में कहाँ जा रहे हो? राजवीर ने कहा, फ्रांस। नंदिनी हैरानी से बोली, मतलब आप एफिल टावर भी देखेंगे? राजवीर ने सिर पर हल्के से टपली मारता है, मैं वहाँ घूमने नहीं, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। नंदिनी मुंह बनाते हुए बोली, तो फिर भी जाते वक्त तो एफिल टावर दिखेगा ना? राजवीर ने कहा, हाँ जाते वक्त नज़र तो पड़ेगी, पर मैं फ़ोटो थोड़ी खींचने वाला हूँ। मुझे वहाँ ऑफिस की ब्रांच देखनी है और फिर रॉयल फैमिली के साथ एक डिनर है। उसके बाद कुछ दिन रुकूंगा और झट से वापस आ जाऊंगा। नंदिनी ने कहा, पर आपका 7 दिन जाना ज़रूरी है, आप 2-3 दिन के लिए भी जा सकते हो ना? राजवीर बोला, मुझे वहाँ से कुछ और काम भी देखने हैं और ज़रूरत पड़ी तो मुझे इटली भी जाना पड़ सकता है। नंदिनी चुप हो जाती है, बस राजवीर को देखती रहती है। राजवीर बोला, मुझे कल 10 बजे निकलना है, कल संडे भी है, इसलिए अगर कहीं घूमने जाना हो तो ड्राइवर और बॉडीगार्ड को साथ लेकर जाना। जब तक मैं नहीं आता तुम अकेली कहीं भी नहीं जाओगी, तुम्हारे पीछे मेरे सर्व ऑर्डिनेट्स रहेंगे। नंदिनी कुछ नहीं कहती। राजवीर उसकी तरफ देखता है और उसकी नज़र नंदिनी के होठों पर चली जाती है। अचानक ही वह उसके होठों के पास आता है और उसे किस करने लगता है। नंदिनी इस अचानक से हैरान हो जाती है, पर फिर भी वह उसे किस करने लगती है। उसे किस करना नहीं आता, फिर भी वह राजवीर का साथ देने लगती है। कुछ देर ऐसे ही प्यार के पल बिताने के बाद राजवीर उससे अलग होता है और कहता है, सो जाओ, रात के 3:30 बज गए हैं। इतना कहकर वह नंदिनी को गोद से उठाकर लिटा देता है और खुद भी उसके साइड में लेट जाता है। राजवीर बहुत जल्दी अलग हो गया था, क्योंकि अगर वह नंदिनी को और देर तक अपने करीब रखता तो खुद पर कंट्रोल खो देता, इसलिए उसने उसे सुला दिया और खुद भी पास में लेट गया। नंदिनी खुद को राजवीर के करीब करती है और उससे लिपट जाती है। राजवीर यह देखकर मुस्कुरा देता है और अपना एक हाथ उसके कमर पर रख देता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए सो जाते हैं। सुबह के तकरीबन 11 बज रहे थे। नंदिनी अभी तक सो रही थी। वहीं राजवीर सुबह सुबह ही एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था, क्योंकि आज उसे यूरोप के लिए रवाना होना था। सूरज की रोशनी नंदिनी के चेहरे पर पड़ रही थी और वह थोड़ा कस मनसाने लगी थी।
वह बिस्तर पर सिकुड़कर सो रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। पहले उसे थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है और फिर उसे दिखता है कि उसके बाजू वाली जगह खाली है। नंदिनी झाट से उठ जाती है और एकदम से सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी में तकरीबन 11:15 हो रहे थे। यह देखकर नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह हैरानी से थोड़ी जोर से कहती है, साढ़े साढ़े 11 बजने को हो गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। हे भगवान, राजवीर तो चले गए होंगे। मैं रोज तो सुबह उल्लू की तरह उठ जाती हूँ, पर आज तो घोड़े बेचकर सो रही है। नंदिनी इतना कहकर वह उठने को ही होती है, पर उसकी नज़र अचानक बेड के साइड टेबल पर जाती है, जहाँ एक चिट्ठी पेपर वेट के नीचे रखी हुई थी। नंदिनी उस चिट्ठी की तरफ देखती है, फिर थोड़ा खिसक कर अपना एक हाथ बढ़ाकर उसे हाथ में लेकर खोलती है और पढ़ने लगती है। मेरी फ्लाइट जल्दी थी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और बाहर बिना बॉडीगार्ड्स के मत जाना। कल तुम ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें ट्रेनिंग के लिए उठाया नहीं। तुम जब भी उठो ट्रेनिंग एरिया में जाकर ट्रेनिंग कर लेना, ट्रेनर वही मौजूद रहेगी। नंदिनी उस चिट्ठी को देखकर पहले बहुत उत्साहित होती है, पर फिर पढ़कर उसका मूड खराब हो जाता है। उसे लगा था राजवीर ने कुछ रोमांटिक लिखा होगा, पर वही लिखा जो रात में कहा था। वह चिट्ठी को मरोड़कर बाल बना देती है और डस्टबिन में फेंक देती है। फिर बेड से उठती है और सीधा बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वह बाथरूम से बाहर आती है और बाथरूम में मिरर के सामने खड़ी होकर हेयर ड्रायर बनाकर बाल सुखाती है। फिर चेंजिंग एरिया में जाकर ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जॉगर्स पहनकर नीचे चली जाती है। नीचे दादाजी, अनुपमा जी और आदित्य बैठे हुए थे। दादी माँ नंदिनी को देख कर कहती है, उठ गई बेटा, चलिए नाश्ता कर लीजिए। नंदिनी पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है और कहती है, दादी माँ ट्रेनिंग का वक्त हो चुका है और मुझे ट्रेनिंग करनी है। आप कर लीजिए, मैं आकर कर लूँगी। यहाँ बैठ जाओ, 5 मिनट में चले जाना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। दादी माँ कहती हैं। हाँ भाभी, 5 मिनट बैठ जाइए। आदित्य भी मुस्कुराता है तो नंदिनी बैठ जाती है। दादी माँ बताती हैं, सुबह 7 बजे ही राजवीर निकल गया था। जाना तो 10 बजे था, लेकिन उसने टाइमिंग चेंज कर दी। नंदिनी चुपचाप सुनती रहती है। दादाजी कहते हैं, बेटा आज घूम आओ दोस्तों के साथ। जब से शादी हुई है तुम कॉलेज और घर तक सीमित हो, ट्रेनिंग शाम को कर लेना। नंदिनी मुस्कुरा कर कहती है, नहीं दादाजी, राजवीर ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि ट्रेनिंग नहीं छोड़नी। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट एयरप्लेन, सफ़ेद रंग का प्राइवेट एयरप्लेन हवा में उड़ रहा था। राजवीर अपनी सीट पर बैठा था, साथ में बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट दीपक थे। राजवीर लैपटॉप में कुछ जानकारी पढ़ रहा था। जैसे जैसे वह पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे के भाव सख्त होते जा रहे थे। मुठ्ठियाँ भींच गई थी। दीपक घबरा गया था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि राजवीर का गुस्सा उस पर ना निकले। राजवीर अचानक दीपक की तरफ देखता है और शक्ति से कहता है, जैसे ही हम लैंड होंगे सीधा वहां पर अटैक कर देना। फिर वह खिड़की से बादलों की तरफ देखने लगता है। अंधेरी वेस्ट मॉल, दूसरी तरफ अंधेरी वेस्ट मॉल, दोपहर के 2 बजे एक बड़ा सा मॉल। तीनों दोस्त नंदिनी, आलिया और टीना मॉल पहुंच चुकी थी। आज वो मॉल घूमने आई थी। साथ में वेरोनिका और सिक्योरिटी टीम भी थी। वेरोनिका एक्शन हीरोइन की तरह गाड़ी से उतरती है। तीनों मॉल की तरफ बढ़ती हैं। तभी एक बुगाटी और उसके पीछे 4 महंगी गाड़ियां आकर रुकती है। बुगाटी से 60 साल का एक शेख बाहर निकलता है, दुबई की पारंपरिक पोशाक पहने। पीछे बॉडीगार्ड्स। जैसे ही उसकी नज़र टीना पर पड़ती है वह बोल पड़ता है, बल्ला बल्ला, हमको बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखती। हमको लगता हमको पहली नज़र में फिर से प्यार होती। वह तीनों के पीछे पीछे चलता है। मोहतरमा रुक जाओ, आपसे हमको कुछ करनी होती। तीनों रुककर पलटती हैं। वह शेख टीना की तरफ देख कर बोलता है, मोहतरमा आपका नाम क्या होती? थोड़ी झिझक और हैरानी के बाद टीना कहती है, टीना, टीना नाम है मेरा। वल्लाह वल्लाह, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होती। हमको पहली नज़र में तुमसे प्यार हो जाती। तुम हमारे प्यार का कबूलनामा एक्सेप्ट करती तो हम तुमको हमारी बेगम बनाती। तीनों की आंखें फटी रह जाती हैं। नंदिनी कहती है, मुंह में नहीं है दांत और बुढ़ा करता है प्यार की बात। आलिया हंसते हुए कहती है, नंदिनी कहीं भी कुछ भी बोल देती हो। नंदिनी मासूम बनते हुए कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है? टीना की फ्रेंड
फॉलोइंग बूढ़ों में भी है, ये मुझे आज पता चला। आलिया कहती है, कल इसके बॉयफ्रेंड को भगाया था, आज नया बुढ़ा आ गया। नंदिनी और आलिया टीना से धीरे से पूछती है, तू इसे जानती है? तुझे प्रपोज कर रहा है क्या? तूने भी इसके साथ वही सब किया जो बाकियों के साथ किया? टीना गुस्से में बोली, मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है कि बुड्ढे को अप्रोच करूं। ये मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे गले पड़ गया। टीना शेख की ओर देखती है और कहती है, ओए झूलता हुआ मीनार, कौन है तू? कहाँ से आया है और मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? शेख फिर भी मुस्कुराता है, हमको तुमसे सच्ची वाली पाक मोहब्बत हो जाती, हम तुमसे शादी करना चाहती। टीना कहती है, ओ बंजार हवेली के गिरते खंभे, शांति से बात कर, तेरी उम्र हो चुकी है कब्र में लटकने की और तू शादी की बात कर रहा है। भगवान ने तेरे नाम का टिकट बुक कर रखा है और तू डोली सजाने के सपने देख रहा है। शेख फिर भी नहीं मानता। तुम शांति से सोचती, हम अमीर होती, दुबई में बड़ा बंगला, नौकर चाकर, सब तुम्हारी सेवा करती। टीना बोली, फिर से बेगम कहा तो सर फोड़ दूंगी। कबर की उम्र में 73वीं पत्नी चाहिए। हम भारत की लड़कियां हैं, यहाँ तुम्हारी अस्थियां पैक करवा कर दुबई भिजवा देंगे। शेख, अगर तुम हाँ कहती तो हम तुमको हमारी 72वीं पत्नियों की सरदार बनती। नंदिनी आलिया हंसी रोकते हैं। टीना गुस्से में फट पड़ती है, निकालो इस बुड्ढे को मेरी नज़रों से, वरना मैं इसका सर फोड़कर खून से स्नान कर लूंगी। नंदिनी बॉडीगार्ड्स को इशारा करती है। वेरोनिका और सिक्योरिटी शेख को डील करती हैं। टीना शांत होकर दोनों को घूरते हुए कहती है, तुम दोनों को बड़ा मजा आ रहा था। नंदिनी मासूम बनकर कहती है, मैं तो बस तुम्हें इस दुनिया से लड़ने के लिए पावरफुल बना रही थी। फिर टीना आगे बढ़ते हुए कहती है, साला अर्थी सजाने की उम्र में हमारी डोली सजाने के अरमान देख रहा था। फिर तीनों हंस पड़ती हैं। मॉल में शॉपिंग, गेमिंग और फिर पिज्ज़ा आइसक्रीम का मज़ा लेती हैं। वहीं शाम के 7 बजते हैं और फिर सभी घर के लिए निकल जाते हैं। सुबह के तकरीबन साढ़े सुबह के तकरीबन 11 बज रहे थे। नंदिनी कॉलेज में थी और थोड़ी परेशान हो रही थी क्योंकि 3 दिन हो चुके थे राजवीर को गए हुए। राजवीर अब तक वापस नहीं आया था। इस वक्त नंदिनी का चेहरा थोड़ा बुझा बुझा सा लग रहा था। वहीं आलिया नंदिनी के पास से बैठी हुई थी। वह नंदिनी की तरफ देखकर उससे बोलती है, नंदू तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? नंदिनी उदास मन से आलिया की तरफ देखती है और उससे बोलती है, राजवीर को यूरोप गए हुए 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन से उन्होंने ना ही फ़ोन किया ना ही मैसेज। आलिया नंदिनी को थोड़ा समझाते हुए बोलती है, ओह इतनी सी बात है, अरे बच्चा, मिस्टर चौहान को वहाँ कुछ ज़रूरी काम आ गया होगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? जैसे ही वो फ्री होंगे तुम्हें फ़ोन कर लेंगे। तभी उनके पीछे से टीना की आवाज़ आती है। ओह, वो नंदिनी की टांग खींचते हुए कहती है, किसी को अपने शैया और पिया की याद आ रही है। फिर वह एक गाना गाते हुए एक्टिंग करती है, याद पिया की आने लगी कॉलेज के लेक्चर में। वहीं टीना की एक्टिंग देखकर आलिया टीना से बोलती है, तेरी ऐसे एक्टिंग पर 100 जूते पड़े तुझे। आलिया के ऐसे कहने पर टीना उस पर भड़कते हुए बोलती है, तुम लोगों को कला की कदर ही नहीं है। देखना, अगर कल मुझे ऑस्कर मिल गया ना तो मैं तुम्हारा नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगी। हाँ हाँ, तुझे ऑस्कर मिल जाएगा, बाजार में किलो के भाव जो मिलते हैं, आलिया टपाक से कहती है। इस वक्त लेक्चर खत्म हो चुका था, इसलिए ये तीनों इतना झगड़ रही थी। नंदनी तंग आकर उन दोनों से कहती है, यार तुम दोनों चुप करो थोड़ा सा, मैं कुछ टेंशन में हूँ और तुम दोनों अपना ही लपाट रहे हो। मैं जा रही हूँ वॉशरूम, तुम्हें जितनी लड़ाई करनी हो करो। इतना कहकर नंदिनी क्लासरूम से बाहर चली जाती है। वहीं नंदिनी को अकेले बाहर जाते देखकर शमायरा दीवान किसी को मैसेज करती है और एक डेविल मुस्कान पीछे से मुस्कुराती है। नंदिनी इस वक्त कॉलेज के वॉशरूम में थी, वहां पर कोई नहीं था। वहीं वेरोनिका उसके पीछे आना चाहती थी पर नंदिनी ने उसे रोक दिया था। नंदिनी ने वेरोनिका से कहा था कि वह कॉलेज में ही है, कॉलेज से कहीं बाहर नहीं जाने वाली, उसे वॉशरूम में सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वेरोनिका पीछे नहीं गई क्योंकि नंदिनी का मूड पहले से ख़राब था और वेरोनिका उसे और ख़राब नहीं करना चाहती थी। वहीं नंदिनी वॉशरूम से फ्रेश होकर मिरर में खुद को देखती है और तभी अचानक से वॉशरूम की लाइट बंद हो जाती है। पूरा वॉशरूम अंधेरे में डूब जाता है। इससे नंदिनी थोड़ा डर जाती है पर वह खुद को संभालते हुए बोलती है, कौन है यहाँ? लाइट्स बंद हो चुकी है, प्लीज़ लाइट्स चालू कर दो। तभी नंदिनी के पीछे एक परछाई गुजरती है।
और वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। नंदनी की धड़कनें बढ़ जाती है और वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी अचानक से वही परछाई नंदनी के पीछे फिर से प्रकट होती है। नंदनी को फिर से अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह पीछे पलटकर देखे इससे पहले ही वह परछाई एकदम से नंदनी की गर्दन के नीचे वार करती है और नंदनी एकदम से वहां बेहोश होकर गिर जाती है। वह काली परछाई नंदनी को उठाती है और वहां से अचानक काले अंधेरे में गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आलिया और टीना दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे और वेरोनिका क्लासरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही थी। तभी समायरा दीवान के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। समायरा दीवान उसे देखकर बेहद घिनौनी मुस्कान देती है और कहती है, अब मैं देखती हूँ राजवीर सिंह चौहान तुम्हें कैसे बचाएगा। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। नंदिनी को वॉशरूम गए हुए आलिया और टीना दोनों वेरोनिका के पास आ जाती हैं और उससे पूछती है, नंदिनी अभी तक नहीं आई। वेरोनिका जवाब देती है, नहीं मिस, नंदिनी अभी तक नहीं आई। आलिया थोड़ी चिंता करते हुए कहती है, तुम जाकर देख कर आओ। वेरोनिका ने कहा, जी मैं देख कर आती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। जब वह जाती है तब उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और वह अपनी चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक आदमी जिसके बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और सिर पर गोल टोपी एक बुरके वाली औरत को व्हील चेयर पर बैठाकर ले जा रहा था। पर वेरोनिका को नंदिनी को ढूंढना था, इसलिए वह उन दोनों पर ध्यान नहीं देती और वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ जाती है। वह देखती है कि वॉशरूम की लाइट्स बंद थी और वहां कोई नहीं था। यह देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकलता है, व्हाट द हेल। इतना कहकर वह मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाती है और उसे फ्लैश की रोशनी में एक छोटा सा कंगन जो कि सोने का था नीचे पड़ा हुआ दिखता है। वह उसे देखकर डर जाती है, फिर खुद को संभालते हुए उस कड़े को उठाती है और बोलती है, यह तो मैडम नंदिनी का था। मतलब इतना कहते ही वह अपने कान में लगी ब्लूटूथ को ऑन करती है और कहती है, जल्दी से मेन गेट बंद करो, लगता है मैडम नंदिनी का किडनैप हुआ है। इतना कहते ही वह वॉशरूम से हवा की रफ्तार से बाहर निकलती है और सीधा आलिया और टीना के पास जाती है। वह जाकर उन्हें सारी सिचुएशन बताती है। यह बात जानकर आलिया और टीना को बहुत बड़ा सदमा लगता है और टीना तो रोने लगती है। आलिया टीना को संभालती है और वेरोनिका की तरफ देखकर बोलती है, हम दोनों जल्दी से नंदिनी को पूरी कैंपस में ढूंढते हैं और तुम बॉडीगार्ड्स के साथ गेट पर निगरानी करो। आलिया के कहे अनुसार वेरोनिका वैसा ही करती है। वहीं यूरोप के बेल्जियम में इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। राजवीर अपने होटल में कुछ काम कर रहा था। उसे अचानक से ही घबराहट होने लगती है और उसका मन उसे अनहोनी का अंदेशा देता है। उसे अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। वह जैसे तैसे खुद को संभालता है और लैपटॉप की तरफ देखकर अपना काम जारी रखने की कोशिश करता है, पर अब उसे काम करने में भी दिक्कत होने लगी थी। उसका दिमाग अचानक सुन्न पड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है और उसके मन में अचानक से एक डर पनपने लगता है जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उधर आलिया और टीना ने पूरे कॉलेज के कैंपस में देखा, लेकिन नंदिनी कहीं नहीं मिली। वहीं वेरोनिका ने भी नंदिनी को ढूंढने के लिए पूरे कॉलेज में लॉकडाउन लगा दिया था, क्योंकि नंदिनी कोई मामूली लड़की नहीं थी। कॉलेज के लोग भी हैरान हो गए थे कि कॉलेज में ऐसा क्या हो गया। सब लोग आपस में बात करने लगे। राजवीर के सर्बोर्डिनेट्स ने पूरा कॉलेज घेर रखा था। सबके हाथों में बंदूकें थी और वे पूरा कॉलेज छान मार रहे थे, लेकिन नंदिनी का कहीं अता पता नहीं था। देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए, फिर भी नंदिनी का कोई सुराग नहीं मिला। वहीं चौहान मेंशन में भी हालत खराब थी। नंदिनी की खबर वहां तक पहुंच चुकी थी। अनुपमा जी सिर पर हाथ रखे टेंशन में बैठी हुई थी और रो भी रही थी। मुझे नंदिनी को कॉलेज जाने ही नहीं देना चाहिए था। आज अचानक से यह कैसे हो गया? कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? उसे सुबह से कुछ उसने खाया भी नहीं होगा, या खाया होगा या नहीं। ऊपर से राजवीर भी भारत में नहीं है। फिर वह अशोक जी की तरफ देख कर कहती है, सुनिए ना जी, आप कहिए ना अपने लोगों से कि नंदिनी को ढूंढे। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। अगर उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अशोक जी उन्हें समझाते हुए बोले, भाग्यमान, जरा धीरज रखो, हम भी ढूंढ रहे हैं उसे। मैंने अपने सारे सर्बोर्डिनेट्स और मार्शल डिटेक्टिव गार्ड को नंदिनी की खोज में लगा दिया है। आप चिंता मत करो, हमें जल्दी ही खबर मिल जाएगी।
आप कैसी बात कर रहे हैं? पूरे 4 घंटे होने वाले हैं नंदिनी को गायब हुए, पर अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। मेरा जी घबरा रहा है, कहीं उन मलिक और दीवान परिवार ने कुछ किया तो नहीं, उन लोगों ने राजवीर के बाहर जाने का फायदा उठाया तो नहीं। मुझे तो वही लग रहा है। आप जाकर उनसे सवाल करिए ना। हम ऐसे उन पर आरोप नहीं लगा सकते, अशोक जी बोले। और वैसे भी मुझे भी यही लग रहा है कि उन लोगों ने यह काम किया है। पर आप जरा शांत रहिए, राजवीर को आ जाने दीजिए, तब हम अपना अगला कदम उठाएंगे। राजवीर को आने में बहुत टाइम लगेगा, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। उसे पता भी होगा या नहीं कि उसकी पत्नी गायब है। आदित्य फ़ोन ट्राई कर रहा है, आप चिंता मत करें, अशोक जी ने उन्हें फिर से समझाया। फिर अशोक जी गहरी सांस लेते हैं और अपने मोबाइल पर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को कॉल लगाते हैं। कुछ देर बाद कॉल लगता है और दूसरी तरफ से कर्कश और नरम आवाज़ आती है। जी बोलिए चौहान साहब, कैसे याद किया आपने हमें? हमें आपकी मदद की ज़रूरत है मिस्टर होम मिनिस्टर पाटिल, अशोक जी ने कहा। कहिए ना, क्या मदद चाहिए आपको? आपकी हर खिदमत के लिए हम तैयार हैं, आप एक बार कह तो दीजिए। आपको जल्दी से जल्दी पूरे मुंबई में लॉकडाउन लगाना होगा और मुंबई से बाहर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहाँ बेहद कठोर नाकाबंदी करनी होगी। हमारी बहू लापता है, उसे ढूंढने के लिए आपको मुंबई में लॉकडाउन लगाना ही होगा मिस्टर होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर थोड़ा संकोच करते हुए बोली, यह कैसे संभव हो सकता है मिस्टर चौहान? आप जानते हैं कि पूरी मुंबई में लॉकडाउन लगाना आसान नहीं है और इसके लिए मुझे कैबिनेट की अनुमति भी लेनी पड़ेगी। अशोक जी कठोर लहजे में बोले, तुम्हें जो करना पड़े वो करो, तुम कैबिनेट से परमिशन लो या नहीं, पर मुझे आज मुंबई में लॉकडाउन चाहिए और मुंबई से बाहर जाने वाले रास्ते मुझे आधे घंटे में बंद चाहिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अगली बार इलेक्शन में मुझे अपोजिशन को खड़ा करने में वक्त नहीं लगेगा। इस वक्त तुम्हारे पास सत्ता है, पर मैं चुटकियों में तुम्हारी सत्ता को ख़त्म कर सकता हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनो और जो कह रहा हूँ वो करो। रही बात अपोजिशन की, तो उन्हें मैं संभाल लूँगा, वो तुम लोगों पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। तुम्हारे पास बस आधा घंटा है। इतना कहकर अशोक जी फ़ोन रख देते हैं। वहीं होम मिनिस्टर पाटिल को ऑफिस में पसीना आ गया था। वह अपने चेहरे का पसीना पोंछते हैं और किसी को फ़ोन करके कहते हैं, आधे घंटे में लॉकडाउन की तैयारी करो और पूरे मुंबई में सूचना दो और जितने भी रास्ते हैं मुंबई से बाहर जाने वाले उन पर बहुत सख्त नाकाबंदी करो और डीआईजी को चौहान मेंशन भेज दो। इतना कहकर वह अपना फ़ोन रख देते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम में राजवीर अपनी मीटिंग ख़त्म करके बाहर आ चुका था, लेकिन इस वक्त उसे अनकही घबराहट हो रही थी। उसके दिल में किसी अनहोनी का संकेत मिल रहा था। तभी राजवीर का एक सरगुने भागते हुए आता है, लेकिन थोड़ा हाँफता है। वह राजवीर की तरफ देख कर कहता है, सर मुंबई से कॉल था आपके लिए, आप मीटिंग में थे इसलिए मिस्टर आदित्य का मुझे कॉल आया। राजवीर को कुछ अनहोनी का संकेत मिल जाता है, पर वह खुद को नियंत्रित करते हुए पूछता है, क्या हुआ? आदित्य ने अचानक कॉल क्यों किया? सबॉर्डिनेट राजवीर की तरफ एक नज़र देख कर बोलता है, मैडम नंदिनी सुबह से लापता है। यह सुनते ही राजवीर का दिल धक से रह जाता है। उसे बाकी की बातें सुनाई नहीं देती, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। पर तभी वह खुद को संयमित करते हुए सबॉर्डिनेट की तरफ देखता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? सर, मैडम नंदिनी किडनैप हो चुकी हैं। यह सुनते ही राजवीर की हिम्मत थोड़ी खिसकने लगती है, पर वह खुद को संभालते हुए कहता है, जल्दी से मुंबई के लिए सबॉर्डिनेट्स को कांटेक्ट करो और मार्शल गार्ड्स को भी कह दो कि जल्द से जल्द नंदिनी को ढूंढे और साथ में मुंबई में लॉकडाउन के लिए भी होम मिनिस्टर से बात कर लो। सबॉर्डिनेट जवाब देता है, सर हमने यह सब पहले ही कर दिया है। चेयरमैन ने होम मिनिस्टर को कॉल लगा दिया था। राजवीर एक जोर से सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके नंदिनी के चेहरे को इमेजिन करता है, फिर अपनी आंख खोलता है। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। शायद राजवीर को बेहद गुस्सा आ रहा था। तुम, राजवीर चिल्लाते हुए बोलता है, दीपक कहाँ मर गए हो तुम? पीछे से ही दीपक बोलता है, सर मैं आपके पीछे हूँ। दीपक ने सारी बातें सुन ली थी, उसे भी पता था कि अब मुंबई में क्या होने वाला है। तभी राजवीर कुछ कहने ही वाला होता है कि दीपक बोल पड़ता है, सर मैंने प्राइवेट जेट रेडी करने के लिए कह दिया है, हमें बस एयरपोर्ट के लिए निकलना है। राजवीर हाँ में सिर हिलाता है और सब लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इस वक्त बेल्जियम में दोपहर के 12 बज रहे थे। यूरोप और इंडिया के टाइम में 3 घंटे का अंतर है। इस हिसाब से राजवीर को भारत पहुंचने में 8 से 10 घंटे लग जाएंगे।
वहीं मुंबई की न्यूज़ चैनलों पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। अचानक से मुंबई में लॉकडाउन लागू। लोग डर गए थे। किसी को लगा कि कोविड की वेव फिर से आ गई है, किसी को लगा कि कोई टेररिस्ट हमला होने वाला है, इसलिए लॉकडाउन लगा है। वहीं अपोजिशन नेता इसे सत्ताधारी पार्टी की साजिश बता रहे थे। तभी होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट जारी होता है। मुंबई में टेररिस्ट अटैक होने की संभावना के चलते यह लॉकडाउन लगाया गया है। बाकी की जानकारी कैबिनेट मीटिंग के बाद दी जाएगी। इसके बाद होम मिनिस्टर ने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब अपोजिशन पार्टी के बयान बदल चुके थे। कोई भी मिस्टर अशोक सिंह चौहान को नाराज नहीं करना चाहता था। सभी जानते थे कि अशोक सिंह चौहान का भारत में कितना दबदबा है। अगर वे चाहें तो पूरे भारत में 1 महीने का लॉकडाउन लगवा सकते हैं। यह तो सिर्फ मुंबई की बात है। अपोजिशन पार्टी अब सत्ताधारी पार्टी का साथ देने लगी थी। कुछ ही घंटों में मीडिया ने भी रुख बदल लिया और उन्होंने लॉकडाउन की खबर दिखाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, अब इस कहानी में क्या ज़बरदस्त नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिएगा, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे कमेंट्स कर चैनल को सब्सक्राइब भी करना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे रखना, ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।